हेलो टू एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर आपको बहुत सारा मटेरियल है जिसका बेसिक जो प्रोबेबिलिटी का है। आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से है, बीसीए थर्ड सेमेस्टर से अभी जो नया एनईपी स्कीम में आया है जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, दैट मींस प्रोबेबिलिटी इन लार्ज आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके अलावा आप बीटेक इंजीनियरिंग से है तो आपके चाहे आप सिविल से हो, कंप्यूटर साइंस है या इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी ब्रांच से हो तो इंजीनियरिंग बीसीए है। उसके अलावा भी आप कॉमर्स से बीकॉम से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड राजस्थान बोर्ड कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई सा भी सिलेबस है, प्रोबेबिलिटी इन लार्ज आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। हो सकता है हमारा ये प्रयास रहे कि आपको प्रोबेबिलिटी वन शॉट एक ही वीडियो से पूरा क्लियर हो जाए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, जहां आप अपने पूरे मार्क्स प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स के ले सको। बिकॉज प्रोबेबिलिटी के बहुत लेंथी 2 यूनिट आपके सिलेबस में है और इन 2 यूनिट्स में से आपके मेजर क्वेश्चन रहेंगे, माइनर रहेंगे, हर तरह का मटेरियल रहेगा। दैट मींस 50% सिलेबस आपका प्रोबेबिलिटी कवर कर रही है। और सबसे लास्ट, अगर आप सीए फाउंडेशन का जो जनवरी एटम आने वाला है तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर जो है, उसके बाद में सैंपलिंग है, ये तीनों ही चैप्टर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, स्कैनर देखो तो, और इसके अंदर ही कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, प्रोबेबिलिटी के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरिकल आते हैं, तो पूरा आपको समझा दिया गया है कि इस वीडियो को देखना क्यों जरूरी है। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना भी मस्त है, आप जरूरी है। आप लोग इसके अंदर अगर करोगे तो 100% आप फायदे में रहोगे। हमारा पूरा एक्सपीरियंस हम इसमें लगा रहे हैं कि हमारे चैनल में कोई भी फालतू का एक भी वीडियो नहीं हो जो डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने में आपके काम में आए। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी की जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन आई थी, इसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड हिस्ट्री देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी जो कंसेप्ट आया था वो गैम्बलर लोगों ने, जो यूके के अंदर जो गैम्बलर थे, जो अपना डिजिट गेम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते थे, और ये अपने प्रॉब्लम्स को लेके उस समय आयलर के पास गए थे और आयलर को जाके बोला था कि हमारा जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका रिफंड हमको अच्छा मिले, प्रॉफिट ही मिले, ऐसा कोई स्कीम सा बचाओ। और उस कारण उस समय आयलर ने उनको कुछ जो उनका जो गेमिंग प्लान जो था उसको समझ के उन्होंने जो उसके अंदर फॉर्मुलेशन दिया था वही कंसेप्ट आगे जाके प्रोबेबिलिटी कराया। प्रोबेबिलिटी का जब सेक्शन आया तो उसके बाद में इसको फिजिक्स में अप्लाई किया गया, केमिस्ट्री में किया गया, बायो के अंदर किया गया, इकोनॉमी वगैरह, और इस तरह से ये पूरे सराउंडिंग हर फील्ड में इंक्लूड होता गया। जहां से नए नए इनोवेशन हुए, एटम को डिस्क्राइब करने में भी बहुत कुछ प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो अपन वहां पे नहीं जा रहे हैं, अपन सीधा आते हैं अपने सिलेबस में प्रोबेबिलिटी कहां से शुरू हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट से लेके एक एक पॉइंट को आपको समझाया जा रहा है। इन शॉर्ट, तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो ऐसा कोई काम जो कोई किसी भी प्रकार से बायस नहीं हो, दैट मींस इसके ऊपर कोई बाहरी हर्डल्स ना हो, कोई प्रेशर ना हो, स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर बनता है। दैट मींस एक ऐसा वर्क होता है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसको किसी भी हर्डल्स, बाहरी किसी भी कोई प्रेशर के अंदर नहीं किया जाता, और उस वर्क को करने से आपके पास में रिजल्ट्स आने चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो तो एक तरह से ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम देना, मैच खेलना, आप कॉइन को उछालते हो, डाइस को थ्रो करते हो, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट में आते हैं जिनसे कुछ न कुछ रिजल्ट्स बनता है। अब जो रिजल्ट्स जो बनते हैं उसके अंदर ईच रिजल्ट को अपन इसके अंदर इवेंट नाम से जानते हैं। अब देखो, इवेंट्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट मींस दैट इज अ वर्क
which is done in a without any pressure और जिसके अंदर रिजल्ट होते हो और प्रत्येक रिजल्ट को अपन इवेंट्स कहते हैं। अब यहां से दूसरा वर्ड शुरू होता है इसके अंदर सैंपल स्पेस। आपको पूरा एकदम सिस्टमेटिक चलना है। सैंपल स्पेस जस्ट आपने सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट जो होता था वही आपका सैंपल स्पेस है। दैट मींस ये एक तरह से कलेक्शन ऑफ ऑल रिजल्ट्स होता है। जितने भी आपने रैंडम वर्क किया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, दैट मींस कोई काम किया तो उसमें से रिजल्ट निकले हैं, तो जितने भी प्रत्येक रिजल्ट को अपन इवेंट्स कहते हैं और इन सब का एक जो कलेक्शन है, जो टोटल टाइप के जितने भी रिजल्ट है उनका जो सेट है उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है, जिसको आप एस से भी बता सकते हो और यूनिवर्सल सेट से भी बता सकते हो। ध्यान रहे। और स्टार्ट में कुछ मैं आपको वैल्यू लर्न करने को भी देता जा रहा हूँ डायरेक्टली ही। सैंपल स्पेस सबसे बड़ा सेट होता है, इससे बाहर कोई नहीं होता। दैट मींस जितने भी दूसरे इवेंट्स होंगे वो सब मेंबर रहेंगे, यानी सबसेट रहेंगे सैंपल स्पेस के। ये सबसेट रहेंगे, जितने भी इवेंट्स है वो सैंपल स्पेस के सबसेट रहते हैं। मतलब इसके अंदर सबका कलेक्शन है, प्रत्येक इवेंट सैंपल स्पेस के अंदर से आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक कॉइन लेते हैं, एक कॉइन को एक बार फेंकते हैं तो जैसे हेड का आना या टेल का आना, तो ये इसका पूरा सैंपल स्पेस हो गया। एक कॉइन को अगर आप दो बार फेंकते हैं 2 टाइम्स, या तो एक कॉइन को दो बार फेंका जाए या फिर 2 कॉइन्स एट वंस। दो कॉइन एक बार फेंके या एक कॉइन को दो बार फेंके, सैंपल स्पेस के ऊपर कोई फर्क नहीं गिरता है। HH, HT, TH और TT। दैट मींस आप इसका भी ध्यान रखिए कि एक कॉइन दो बार फेंकना या दो कॉइन एक बार फेंकना, सैंपल स्पेस अप्रभावित रहती है। तो इस तरह से अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट अपन देख लिया अपन ने कि सैंपल स्पेस अपना यूनिवर्सल सेट जो रहता है, दैट मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर से आपको बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे। प्रत्येक जो रिजल्ट होता है वो एक तरह के इवेंट्स बन जाता है और सारे रिजल्ट का जो सेट है वो सैंपल स्पेस हो जाता है। अब आपके पास में इवेंट्स आ गया, तो इवेंट्स को अपन पहले तो दो भाग कर देते हैं इसके कि इवेंट्स भी सिंपल और कंपाउंड, दो प्रकार से इवेंट्स को बांट देना है। सिंपल इवेंट्स कौन से? जिसमें सिंगल मेंबर होता है। दैट मींस जैसे हेड का आना है तो एक प्रकार की ये एक कॉइन फेंकने पर हेड आना, ये सिंपल स्पेस है। इसी तरह से टेल आना भी क्या है, एक तरह की सिंपल इवेंट्स है। लेकिन कंपाउंड जैसे हेड या टेल आना या टेल या हेड आना, इस तरह की जो पोजीशन रहती है वो कंपाउंड को बताती है। तो इस तरह से इवेंट्स की दो भाग कर लो, सिंपल और कंपाउंड। पहले तो ये डिसाइड कर लिया। और उसके बाद में आते हैं, और यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न का कोई एग्जाम देते हैं तो सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी। बट आपको याद भी रखना है कि सैंपल स्पेस की कंप्लीट इसकी ऑकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सेट ऑलवेज 1 रहेगी। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी 1 रहती है जो कि 100% होगी। तो अपन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब वहां पे भी इसको वापस रिपीट किया जाएगा, बट इसको आप याद रखिए सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 रहता है। अब इसके अंदर इवेंट्स के अंदर ही आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट मींस मान लो A1, A2, A3 ये सब किसके सबसेट्स है? सैंपल स्पेस के अंदर होने वाली इवेंट्स है। ये सब इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब A1 अगर हो जाती है तो A1 वापस कहीं पे इसके जैसी कोई इवेंट्स यहाँ पे नहीं होगी। दैट मींस आप सीधा का कंसेप्ट याद रखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी कि इसके अंदर A इंटरसेक्शन B है, ये 5 रहेगा। दैट मींस इसकी जो प्रोबेबिलिटी है A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको डायरेक्ट लर्न रखिए।
प्रोबेबिलिटी दोनों के इंटरसेक्शन की जीरो रहती है, दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको याद रखना है। एग्जिस्टिव इवेंट्स, दैट मींस यहाँ पे भी इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि A1, A2, A3 मस्ट occur in your sample space, that means ये इसके अंदर सैंपल स्पेस में ये इवेंट्स occurrence इसकी होगी, ये इवेंट्स इसमें घटित होगी, तो उसको अपन नेचुरली एग्जिस्टिव इवेंट्स कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली का सीधा सा अर्थ आप ये ले सकते हैं कि ऐसी दो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी है वो ऑक्यूरेंस की सेम हो जाती है किसी सैंपल स्पेस के अंदर, जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 1/2 रहती है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स, दैट मींस जिनकी प्रोबेबिलिटियां सेम रहती हैं। उसके बाद आते हैं अपन इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन जो बताई गई थी, बहुत ही सिंपल जो क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का, क्लासिकल डेफिनेशन जो दिया जाता है बहुत सिंपल, एक तरह का रेशियो की फॉर्म में होती है। प्रोबेबिलिटी को अपन रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज के अंदर भी बता सकते हैं और फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेशन में आप प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं। ये सब ध्यान रखिए, रेशियो की फॉर्म में, फ्रैक्शन, परसेंटेज या डेसिमल के अंदर। प्रोबेबिलिटी की रेंज, अपन ने देखा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस 1 होती है, मतलब उससे बाहर कोई इवेंट्स नहीं हो सकती। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 हो सकती है या 1 से लेस होती है, या लीस्ट देखे तो 0 होती है। दैट मींस 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटियां होती है। अगर किसी सैंपल स्पेस में A1, A2, A3 से लेके an प्रोबेबिलिटियां है, तो समेशन ऑफ an इज इक्वल टू 1। इन तमाम प्रोबेबिलिटियों का जो सम है वो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं रहेगा। दैट मींस प्रोबेबिलिटी की रेंज है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। इसको याद रखिए, आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हो या शॉर्ट आंसर अगर क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबिलिटी की रेंज भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी, जब किसी इवेंट्स की आपके पास 1 हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं वो काम 100% होगा, श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स कहते हैं। 1 का मतलब होता है कि 100% आपके उस इवेंट्स में सक्सेस होगी, 100% प्रोबेबिलिटी भी कहलाती है। अगर किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 0 है तो वो काम कभी नहीं होगा। दैट मींस उसको अपन इम्पॉसिबल इवेंट्स के नाम से जान सकते हैं कि वो घटना कभी उसकी ऑकरेंस उसमें पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग जैसे छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं तो मैं ज्यादा यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी की जो क्लासिकल डेफिनेशन है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ पे इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास में टोटल आउटकम्स में आप जैसे दो तरह से P एंड Q रेशियो में प्रोबेबिलिटियां है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज सक्सेस की अगर P है तो P अपॉन P प्लस Q प्रोबेबिलिटियां रहती है। दैट मींस ये सक्सेस और अनसक्सेस दोनों को अपन यहाँ से ये अपना टोटल पार्ट रह जाएगा और ये अपने लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। किसी भी प्रकार से इसको रेशियो में बता सकते हैं, m अपॉन n बता सकते हैं। ऐसा इसमें किसी भी तरह से ये एक तरह का रेशियो रहती है जो हमेशा 1 या 1 से छोटा वैल्यू रहेगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब इसके अंदर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी की रेंज हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है, इक्वली लाइकली क्या है। उसके बाद आता है ऑड्स। ऑड्स दो तरह से रहता है, फेवर में और अगेंस्ट में। तो ऑड्स के अंदर दो कंसेप्ट याद रखने हैं, इन फेवर और उसके अगेंस्ट में ऑड्स रहता है। इन फेवर के अंदर अगर मान लो P सक्सेस है और Q अनसक्सेस है तो P रेशियो Q को अपन इन फेवर ऑड्स कहा जाता है और Q रेशियो P रहेगा दैट इज इन अगेंस्ट
अनसक्सेस का सक्सेस के साथ या सक्सेस का अनसक्सेस से रेशियो जो रहता है इन फेवर ऑड्स या अगेंस्ट ऑड कहलाता है। इस कंडीशन में हो तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को अपन बता सकते हैं P अपॉन टोटल P अपॉन Q, ये उसके ऑकरेंस की हो जाएगी, और नॉट ऑकरेंस की है तो Q अपॉन P प्लस Q हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन ऑड्स के बाद में। मान लो दो इवेंट्स ऐसी है कि अब उसके बाद आता है बेसिक थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक थ्योरम कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम को अपन समझते हैं। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था P A यूनियन B, दैट मींस A और B, इसको अपन किससे बताया जाता है? A और B से, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B से बताया जाता है। इस केस को अपन एटलीस्ट वन सक्सेस भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है, एटलीस्ट वन केस का मतलब भी यूनियन ही होता है। वैसे एटलीस्ट वन के लिए आप एक शॉर्ट में फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जब भी आपको कभी एटलीस्ट वन कंडीशन हो तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक या एक से ज्यादा होती है, तो इसको अपन रिवर्स काउंट कर देते हैं 1 माइनस पी ऑफ 0, बिकॉज आप देख सकते हैं P of 0 plus P of 1 plus P of 2 success and so on, P of n is equal to 1 रहता है। अब एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज्यादा, तो एक या एक से ज्यादा में कौन सी ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अपन ये सम फाइंड नहीं करेंगे, उसकी जगह P of 0 को क्या कर देंगे, P of 1 plus P of 2 plus and so on, P of n is equal to 1 minus P of 0। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है एटलीस्ट वन सक्सेस। ये आपकी एटलीस्ट वन सक्सेस को बताता है। दैट मींस रिक्वायरमेंट वन या वन से बड़ी, मतलब एक सक्सेस है या एक से ज्यादा सक्सेस होगी तो 1 माइनस P0 से डायरेक्ट आप ले सकते हैं। इस बेस पे भी इस फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो आप हमारे चैनल पे बने रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन भी आपको एक एक कंडीशन को बताया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम P A and B, A and B, that means इसको अपन बताया जाता है P of A intersection B for independent events। इसको याद रखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है A intersection B is PA into P of B रहती है, इसको आपको याद रखना है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला है, ये सेकंड थ्योरम कह सकते हो। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ऑपरेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ऑकरेंस होगी तो 1 माइनस पी ऑफ ए, आप 1 में से सक्सेस को लेस कर देंगे तो वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दैट मींस ए नॉट को अगर आप ए डैश कहते हैं तो 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए को आप राइट हैंड साइड में लाएंगे तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू ऑलवेज 1 रहता है। इसको ध्यान में रखना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। अब उसके बाद में कुछ प्रोबेबिलिटियां देखो, अपन बेसिक प्रोबेबिलिटियां निकालते हैं। इंडिपेंडेंट के बारे में बता दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर फार्मूला था, तो इंडिपेंडेंट के लिए ये है। उसके बाद रहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल के अंदर आपको कहां ध्यान रखना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये रहता है कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, जहां टू फाइंड हो क्वेश्चन के अंदर, जो फाइंड करनी है ए की, बट उस समय कंडीशन दी गई है ए के रेस्पेक्ट में, मतलब अपन कह रहे हैं कि ए की फाइंड करनी है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी को अपन अपनी गिवन प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं या ऑलरेडी डन बिफोर ए, मतलब ए से पहले बी घटना है वो ऑक्योर हो जाती है, पहले से ही इसकी ऑक्योरेंस हो गई है बी की, तो अपन उस समय ए को फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेशन दी जाती है P ऑफ A अपॉन B A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। दैट मींस ये ध्यान रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ए की फाइंड करनी है, दैट मींस, और बी के रेस्पेक्ट निकालनी है, मतलब ए की फाइंड करनी है तो बी को अपन क्या कहते हैं,
गिवन प्रोबेबिलिटी जो पहले से ऑक्योर हो चुकी है वो बी है, और बी ऑक्योर होने के बाद में ए की फाइंड करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी आता है। कई बार इस फॉर्मूले को रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाए तो यहाँ पे तो ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, बिकॉज बी का ए से इंटरसेक्शन या ए का बी से सेम रहता है, दैट इज पी ऑफ ए। तो इस दोनों फॉर्मेशन में आपको याद रखना है, ताकि आपको जब क्वेश्चन कराया जाए तो ये सारे बिल्कुल ही वन शॉट याद होने चाहिए फॉर्मूले इसमें, और कंडीशन भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि कंडीशनल के अंदर क्या केस रहते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, कुछ प्रोबेबिलिटी और भी है। तो इस तरह से ये आपके पास एक पढ़ने के लिए एक ऑर्डर हो गया कि इसमें से आपके एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। आपको सिर्फ दो इवेंट से मान लो, उसमें से एक ही ऑक्योर होनी चाहिए, एक ही घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, और इसको निकाला जाता है, इसका सेंस होता है पी ऑफ ए कॉमन बी नॉट, और इसको अपन लिख सकते हैं पी ऑफ ए माइनस ए कॉमन बी। ये इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया कि ए की प्रोबेबिलिटी में से ए कॉमन बी की प्रोबेबिलिटी को लेस करना। इस तरह की ड्रॉ रहती है, कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए वेन डायग्राम में। जो ये मैं शेडेड कर रहा हूं ये ओनली ए को बताता है, ये शेडेड पोर्शन है, ये कौन सी कंडीशन को बताता है, ओनली ए को बताता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए दो चैप्टर आपको थोड़ा सा इनका बेसिक ध्यान होना चाहिए, सेट थ्योरी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन दोनों की भी जरूरत पड़ेगी आपको, इन दोनों फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सेट थ्योरी का कांसेप्ट और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, या हमारे चैनल पे आपको रिवाइज कराया जाएगा, तब आपको अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इसके बारे में भी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या कांसेप्ट होते हैं। ये ओनली ए को बताता है। ये जो मिडिल पार्ट जो मैं डॉट डॉट बता रहा हूँ, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, दैट मींस ये ए कॉमन बी का पार्ट है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है पी ऑफ ए, दैट मींस ये आपका ए सेट था पूरा, ये आपका बी सेट था, ये कंप्लीट पूरा ए सेट है। अब इसमें से ए कॉमन बी, तो ए का बी से कॉमन पार्ट कौन सा है, जो डॉट पार्ट है, इसको छोड़ना है आपको, दैट मींस आपने इसको छोड़ दिया है, बी से कोई लिंक ही नहीं है। तो ये जो बचा हुआ जो शेडेड रीजन है ये आपका ओनली ए बन जाता है, दैट मींस ए माइनस बी कह सकते हैं या ओनली ए कह सकते हैं। अब एचसीएम अगर आप b माइनस ए निकालना चाहता है ओनली b, तो ओनली b को आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। अगर सेम कंसेप्ट आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली b, इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए फाइंड कर रहे हैं, दैट मींस a नॉट कॉमन b। इसको आप लिख सकते हैं कि a नॉट बट b, मतलब a तो नेगेशन में है और b उसके साथ में ऑक्यूरेंस में है। तो इसका फॉर्मूला बनता है P ऑफ B माइनस A कॉमन B, जिसका ड्रॉ आप बता सकते हो इस तरह का रहेगा कुछ। इधर से ये जो B सेट है इसका ये वाला पार्ट है, ये ओनली B को आपको इंडिकेट करता है, ये आपका ओनली B है, मतलब B में से A कॉमन B, ये जो A के साथ कॉमन बन रहा पार्ट है इसको छोड़ना होता है, तो वो A माइनस B या B माइनस A को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी, तो यूनियन के लिए जब भी ए यूनियन बी निकाल रहे होते हैं तो इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो इस तरह का रहता है कि ये टोटल होल पार्ट जो है ये पूरा आपके ए यूनियन बी को बताता है, दैट मींस यहाँ पे इन दोनों का पार्ट दो बार ऐड हो जाता है। तो इसलिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो ये कॉमन वाला पार्ट ए के साथ में भी आ गया है और बी के साथ भी आ गया, इसलिए एक बार इसको लेस कर दिया जाता है, रिपीट नहीं करते हैं। और उसके अलावा आपको कुछ कंडीशन आपको इसमें और इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान में रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको ध्यान में रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा था सेट थ्योरी के अंदर, तो इसमें आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा, जैसे कि ए यूनियन बी का नॉट है, इसको कभी फाइंड करना होता है तो आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि ए नॉट कॉमन, वो डिपेंड करेगा
क्वेश्चन के ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ से ये प्रोबेबिलिटियां हैं, तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनको इस तरह से भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की थीम क्या आती है। अगर कभी ए कॉमन बी का नॉट होगा तो इसको अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ के पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, और इसमें आप चैप्टर में इसमें क्या क्या पढ़ोगे। तो आगे अपन बढ़ते हैं कंडीशनल के अंदर ही, कंडीशनल का ग्रुप कंडीशनल, तो जो कि आपके अब देखो अपने पास में इंडिपेंडेंट कंडीशन आ गई है। आपको मेन ये ध्यान रखना था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपका ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है फाई ए, दैट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी है वो 0 आएगी। कंडीशनल को ध्यान में रखना है, जनरल प्रोबेबिलिटियां ध्यान में रखनी है, ऑर्स वाला पोर्शन है क्वेश्चन बनाने के लिए, और उसके बाद में बेसिक्स थ्योरम, और एक आपके पास में रहता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट के लिए आपके पास में ए कॉमन बी इक्वल टू पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंसेप्ट आपके पास में रहेगा। उसके बाद में आते हैं अपन जो ग्रुप प्रोबेबिलिटी रहती है, जिसको अपने पिछले वीडियोस में बताया गया था बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में भी क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें आपको बताया गया था बेस थ्योरम में अलग अलग ग्रुप रहते हैं, इस तरह से बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रुप के साथ एक प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 इस तरह से प्रोबेबिलिटियां रहती है, जो आपको रिक्वायर करा रहा है कि अगर जैसे E1 की आपको गिवन है और फाइंड ए की करनी है, तो ये आपके पास में ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 आपके फाइंड करने वाला फेवरेबल बन जाएगा, और इन तीनों के प्रोडक्ट का सम दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी E3 एंड सो ऑन। ये इस तरह से अगर एक ग्रुप की फाइंड करवा रहा है, B1 की ज्ञात है और इसकी अज्ञात है, इसको फाइंड कर दिया तो ये फेवरेबल बनेगा, इसकी ज्ञात है और B के रेस्पेक्ट कर रहा है तो ये अपने यहाँ पे E की जगह B शिफ्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर समेशन थ्योरम कहलाती है प्रोबेबिलिटी की, जो समेशन थ्योरम से यहाँ पे ये वैल्यू आ जाते हैं। और उसके बाद में लास्ट में रहता है आपका, इसी के अंदर आप पढ़ते रहिए रैंडम वेरिएबल। एक वर्ड आया है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके अंदर सक्सेस या अनसक्सेस के अकॉर्डिंग जो इवेंट्स होने के जो तरीके या जो प्रोसेस के चांस है, नंबर्स ऑफ द चांस है, वो रैंडम वेरिएबल कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉइन है जिसको आपने 2 टाइम्स थ्रो किया है, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनती है आपके पास, एक कॉइन को 2 बार फेंकते हैं तो ये पोजीशन रहती है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को अपन x से बताते हैं, दैट मींस यहाँ पे अगर हेड आने के रिस्पेक्ट में अपन रैंडम वेरिएबल ढूंढ रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे कितना है, 2 हेड्स आना, इन दोनों के अंदर 1 हेड आना, और यहाँ पे कोई हेड नहीं आया है मतलब 0 है, दैट मींस ये रैंडम वेरिएबल हो गया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो इस तरह से रैंडम वेरिएबल अपन फाइंड करना अपने को सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे आप अपने एक्सेप्टेशंस वैल्यू है, तो एक्सेप्टेशंस वैल्यू में e ऑफ x से एक्सेप्टेशन क्या होता है, e ऑफ x स्क्वायर से एक्सेप्टेशंस या e ऑफ x क्यूब से एक्सेप्टेशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद एक लास्ट पोर्शन जो रहता है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए, जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटियां रहती है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी क्या होता है, आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लो n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है और p है सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट ट्रायल। ये आपका फर्स्ट ट्रायल में जो p की सक्सेस है
तो अब इसके बाद में जो P का वैल्यू है, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट ट्रायल में P है तो सेकंड ट्रायल में भी, सेकंड ट्रायल, इसके बाद आप थर्ड ट्रायल पे जाते हो, थर्ड ट्रायल। इस तरह से आप कोई सा भी कितने भी एक्सपेरिमेंट करो, बट ईच ट्रायल के अंदर, इन ईच ट्रायल जो P है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे एक कॉइन को पहली बार फेंका, तो जैसे एक कॉइन को आप फर्स्ट टाइम फेंकते हो तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 रहती है, सेकंड ट्रायल में भी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, थर्ड ट्रायल में भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तभी ये फॉर्मूला इफेक्टिव होता है जब P का वैल्यू ईच ट्रायल के अंदर कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आप बदल नहीं चाहिए। तो अब आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं बाइनोमियल का जो है। तो बाइनोमियल फॉर्मूला जो डिपेंड रहता है, इसके दो पैरामीटर रहता है, n और p, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट ट्रायल। तो इससे ये फॉर्मूला बना हुआ रहता है NCR p की पावर r एंड q की पावर n माइनस r। NCR ये कॉम्बिनेशन से आप इसका अर्थ जानते हो, इसको सिंपलीफाई करना, p रहती है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल की जो सक्सेस रहती है वो है, और Q जो रहती है अनसक्सेस, मतलब 1 - P है, उसको अपन Q से बताया जाता है, और R रहती है आपकी रिक्वायरमेंट, आपको कितनी बार सक्सेस चाहिए, दैट इज नोन एज अ R, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फॉर्मूले से दिया जाता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी दी जाती है, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर के अंदर से आपके पास फॉर्मूले निकल के आएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा आपके पास में, नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसके बाद ची डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आप विभिन्न इसके प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट एक सिलेबस का जो इन ब्रीफ जो पोर्शन समझाया गया है, हमारे द्वारा ये कोशिश की गई है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको मैक्सिमम पार्ट है वो इस तरह से थोड़ा फास्ट समझाया गया है, इसलिए आप आराम से इसको समझने की कोशिश करें, और हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे इसके क्वेश्चन प्रत्येक प्रकार की कंसेप्ट के ऊपर आपको किस प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है वो दिए जाएंगे। जिसका अपडेट मिले इसके लिए अपने फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।